अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी हैं। इंतहाई अहम फैसला आज सुना दिया गया है अदालत की तरफ से। नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब को अब नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आज समाअत के दौरान नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नजीर तारड़ पेश हुए और इस दौरान नवाज शरीफ खुद भी अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर नैब को कोई एतराज नहीं। तासुर दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। उनके बकौल इश्तिहारी ने जो अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अपने दलाइल में यह भी कहा कि चेयरमैन नैब और वो खुद इस बात पर मुतफिक हैं कि पहले मरहले में अपीलें बहाल करने पर एतराज़ात नहीं करेंगे और अपीलें बहाल हो गई तो शवाहिद का जायजा लेकर नैब जो है वो अदालत में अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, एक तो ये बताइएगा, अपीलें बहाल होने का मतलब क्या है? क्या नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा थी वो अब चैलेंज हो चुकी है और अब उस पर आगे डिबेट होगी? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि उनकी हिफाजती जमानत तो आज तक हो गई थी, 26 तारीख तक। अपीलें बहाल करने का मतलब ये है कि क्या उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक अब जमानत मिल गई है? देखिए, इसमें हुआ ये था कि उनकी अपीलें तो पहली फाइल हुई और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे और वापस नहीं आए टाइम पर, तो फिर उसकी वजह से उनकी अपीलें जो हैं वो डिसमिस हो गई थी, पास हो गई थी। और जब वो वापस आ गए और वॉलंटरली आए, जबरदस्ती नहीं आए, वॉलंटरली आ गए, आके उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो इस सूरत में अब और उन्होंने कहा कि हमारी मेरी अपीलें बहाल कर दी जाए। अगर नैब चाहती तो उसको अपोज कर सकती थी कि नहीं बहाल हो, लेकिन नैब को करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रायल तो ऑलरेडी हो चुका है, कन्विक्शन तो हो ही चुका है। तो अब नैब को उनकी अपील में कहना कि अपील बहाल ना हो, ये तो इसका कोई मान्य नहीं था। तो वो उन्होंने सही किया, उन्होंने कहा ठीक है अपीलें बहाल कर दें। मेन चीज़ तो अपीलों की हियरिंग है। जो कन्विक्शन के बाद जो अपील हुई थी उसकी हियरिंग मेन चीज़ है। अब वो हियरिंग किस तरह से जाती है, कैसे उसके अंदर किस तरह से ये अपना केस चलाते हैं नवाज शरीफ साहब के वकील, और दूसरी साइड जो है वो इसको किस तरह से उसके खिलाफ बातें करती है, तो ये चीज़ें तो मेरिट पे फैसला होगा बाद में, और फिर फैसला होगा कि उनकी कन्विक्शन सही था या गलत। तो इसमें शाइक उस्मानी साहब, जो हिफाजती जमानत थी वो अब उसका क्या होगा? क्योंकि अभी तक उसका कोई जिक्र आया नहीं है। जो 24 तक मिली थी, फिर 26 आज की डेट तक हिफाजती जमानत मिली थी। या वो जमानत की जो बात है वो तो आज तक की है, 26 तक की जमानत थी, और वो अब हो सकता है कि कोर्ट, ये तो कोर्ट जमानत तो हमेशा कोर्ट का डिस्क्रेशन पर होता है ना जी। अब कोर्ट जब और क्योंकि वो मौजूद है मुल्क के अंदर, आपको इनके चांसेस बाहर जाने के भी इंडिकेशन है, तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि इनकी जमानत दोबारा टेम्परेरी एक्सटेंड कर दी जाए, 1 महीने की है, जो भी 2 महीने की है, और फिर उसके बाद देखेंगे अगर 1-2 महीने में अपीलों का फैसला हो जाता है तो बिल्कुल, अगर नहीं होता तो फिर देखा जाए। ठीक। और इसमें शाइक उस्मानी साहब, जो एक बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है खुसूसन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी स्पीडी जस्टिस है, ये एक एक दिन में इतनी जमानतें हो रही हैं और उन्हें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है और मतलब फिंगरप्रिंट्स उनके लाउंज में बैठ के ले लिए गए हैं। खुसूसन ये जो फैसले हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था 2016, 17, 18 में, अभी ये जो सब कुछ हो रहा है ये जस्टिफाइड है? क्या इसको हम स्पीडी जस्टिस कहेंगे, या आप समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये सब चीजें तो डिस्क्रेशनरी है ना, जो कुछ अभी तक हुआ है, और इसमें क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब को वापस आ चुके हैं और वो गए थे बीमारी की बना पर, अभी भी कह रहे हैं बाहर हैं, तो अभी सूरत में जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं। कन्विक्शन तो हो चुका है उनका, और अपील उनकी सिर्फ बात जमानत की है, और जमानत में उनको मिल जाएगी, जो कि हेल्थ बेसिस पर या किसी और बेसिस पर उनको जमानत मिल जाएगी। तो मेन चीज है अपील की हियरिंग की, और वो ये कह सकती है कोर्ट कि भाई इसकी अपील जो है जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए, ये पॉसिबल है कहने का। 1-2 महीने में अपील में फैसला हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। तो ये कहना कि इनको खास रियायत दी जा रही है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ये तो
आमतौर से जो आफ्टर ऑल वो प्राइम मिनिस्टर मुल्क के रह चुके हैं, इमरान खान साहब को भी इस तरह से रियायत मिलती रही है और दूसरे लोगों को भी रियायतें मिलती रही हैं। तो अब जबरदस्ती किसी से करने की कोई जरूरत नहीं। कोई ऐसा क्राइम तो नहीं है कि रेप का क्राइम है या कत्ल वारत का क्राइम है। जस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो करप्शन या व्हाटएवर इट इज। तो अब इस वजह से उनको जेल में रखना या उनकी अपीलें में कुछ डिले कराना या जमानत न देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि उनको मौका दिया जाए अपील में अपने आप केस को दिखाएं। अगर वो दिखा सकते हैं कि वो कन्विक्शन गलत हुआ है तो ठीक है, उनको फ्री हो जाना चाहिए। उस्मान साहब, ये जो नैब पर बड़ा एतराज़ ये हो रहा है कि जो नैब ये कह रही है कि जी हमें उनकी गिरफ्तारी नहीं है मतलूब, और आपने ये फरमाया कि कन्विक्शन हो चुकी है, तो नैब ने यही कहना है, नैब को उससे क्या फ़ायदा होगा, वो गिरफ्तार होते हैं नहीं होते, केस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी नज़र में नैब का जो मौक़िफ़ है, क्या वो किसी तरह अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं जो ये पूरे 2 रेफरेंसेस बने थे? नैब इज नो लॉन्गर अ पार्टी। नैब का तो रोल खत्म हो चुका ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, उन्होंने केस फाइल हो गया, वो कन्विक्शन हो गया, उनका तो काम खत्म हो गया। अब तो वो एक बाई स्टैंडर हैं, वो खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। अगर वो चाहते, अगर मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं उनके खिलाफ, तो कुछ कह सकते थे कि नहीं हमें एक्सेप्टेबल नहीं है ये, तो उससे कोर्ट को और थोड़ा सुनना पड़ता, टाइम लगता। क्योंकि उन्होंने वॉलंटरली कह दिया कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एक किस्म का उनकी फैसिलिटेशन तो होगी। लेकिन उस्मान साहब, अब जबकि अपीलें तो अब समाअत शुरू हो जाएगी, तो उसमें तो नैब को फिर मतलब डिफेंड करना पड़ेगा ना, जो उन्होंने किया। वो तो जाएंगे, वो एज ए डिफेंडिंग पार्टी जाएंगे, लेकिन उनको अरेस्ट करके फायदा क्या, जब वो मौजूद हैं यहाँ पर, तो उनको जेल में रखने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर सस्पेंड कोर्ट कर देती है तो ठीक है। ठीक। और सर, आखिर में ये बताइएगा कि अगर नैब ये कहे कि जी उस वक्त उनसे जाती हुई थी या ये मामला जो है हम फर्दर परसू नहीं करना चाहते, तो उसके बाद तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन नून लीग ये कह रही है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जी ये मेरिट पे फैसला हो, ना कि नैब कहे कि हमसे जाती हुई थी। जी बिल्कुल, मेरिट होना चाहिए, वरना तो इस पर बड़े सवालात उठ जाएंगे। अगर मेरिट के साथ ना हो और नैब ये कह दे कि जी हम अपना केस हम डिफेंड नहीं करेंगे केस को, अपील को, तो उस सूरत में तो बहुत सवालात उठे। ठीक। अच्छा सर, जो इमरान खान साहब वाला मामला है, साइफर केस में उनकी अभी वो फैसला महफूज है, तो पीटीआई को एतराज़ है कि जी आज देखे ना 3 बजे फैसला महफूज होता है, 4 बजे वो सुना दिया जाता है, लेकिन वो फैसला कब से महफूज है अभी तक नहीं सुनाया गया। वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी हमारे साथ अदालतों में क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कितना जस्टिफाइड है। हालांकि जब इमरान खान साहब थे तो उनको भी 11-11 गाड़ी में बैठे हुए 11-11 केसेस में जो थी वो जमानतें मिल रही थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब इसमें तो मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये तो होता रहता है इसके अंदर। इसमें बहुत से और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके बेसिस पर ये सब फैसले होते हैं। यहाँ पे कोई कोर्ट जो है अपना एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है, तो जो हर एक कोर्ट के साथ एडवांटेजेस को भी मिलते हैं, डिसएडवांटेजेस, इस पे कमेंट करना तो बेकार। ठीक है सर, आखिर में बिल्कुल थोड़ा सा हटके ये सवाल है कि कल सदर मुमलिकत ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में उन्हें इलेक्शन होते हुए नजर तो नहीं आ रहे, सिर्फ उन्हें उम्मीद है। फिर आज इलेक्शन कमीशन का बड़ा क्लियर कट वर्जन आया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आइन के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शंस होंगे। अब क्या आइन में मजीद गुंजाइश है कि इस इलेक्शन को किसी भी वजह से थोड़ा बहुत डिले कर दे? और ये जो दोनों वर्जन आए हैं, खुसूसन इलेक्शन कमीशन का जो वर्जन आया है कि जी हम हर सूरत जो है वो इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराएंगे, इस पर कितना एतबार किया जाए? अगर इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है तो दे आर बाउंड टू, दे आर कमिटेड इलेक्शन कराने के लिए। दे आर कमिटेड, डेट उनको ही कराना है, इलेक्शन तो इलेक्शन कमिश्नर ने कराना है जी। अगर इलेक्शन कमीशन के पास कोई प्रॉब्लम होते हैं या कोई डिफिकल्टीज होती हैं तो उस सूरत में फिर वो टाइम मांगेंगे। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जनवरी के आखिर में करना चाहते हैं, कर देंगे इलेक्शन, तो ठीक है, दैट्स करेक्ट, वी शुड एक्सेप्ट व्हाट दे से। ठीक। और सर बिल्कुल ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है, ये इलेक्शन आइन के तहत इलेक्शन कमीशन से मांगी जाए या निगरान सेटअप से मांगी जाए? इलेक्शन तो निगरान सेटअप ही कराएगा ना जी के दौरान की उनकी हुकूमत के दौरान होगा। इसी बात से निगरान हुकूमत बनती है इलेक्शन के लिए। ठीक। तो आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया।
नहीं सर, मैं बस मुझे जवाब मिल गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा तहरीक इंसाफ कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, ये निगरान हुकूमत से करना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है। ठीक, चले। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गैर कानूनी तारकीन वतन पर बड़ी सख्त एक पॉलिसी सामने आ चुकी है। 4-5 दिन के बाद वो डेडलाइन है, वो पूरी हो जाएगी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से वापसी में अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमती फैसले के तहत 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखिला नागुज़ीर है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, जिसकी तनबीह आज निगरान वज़ीर दाखिला जनाब मीर सरफराज बुख्ती की जानिब से करवाई गई। हुकूमत की जानिब से यह ऐलान भी किया गया कि मुकर्ररा तारीख के बाद गैर कानूनी अफराद के इनखिला को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कार्रवाई भी की जाएगी और मुल्क ना छोड़ने वाले गैर कानूनी अफराद को की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान महाजरीन को खुले दिल से तस्लीम किया और ये सिलसिला कोई आज या कल का नहीं है, गुज़श्ता 40 तकरीबन 4-5 दहाइयों से ये जारी है। यहाँ आने वाले अफगान रेफ्यूजीज़ को ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम सहूलियात भी फराम की गई, लेकिन मुल्क को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी मसाइल की वजह से अब गैर मुल्की जो हैं गैर कानूनी तारकीन वतन है, उन्हें वतन लौटना जो है वो भी इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। अफगान बाशिंदों समेत दीगर गैर मुल्कियों की अपनी वतन वापसी हुकूमत और उसकी क़यादत की मुश्तरका एक फ़ैसला है। हुकूमती वार्निंग के बाद अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 72,000 अफगान पनाहगुज़ीनों की अपनी वतन वापसी हो चुकी है। अफगान रेफ्यूजीज काफिलों की सूरत में तोरखम और चमन बॉर्डर से अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। सिर्फ गुज़श्ता रोज़ 4,239 अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो अपने वतन वापस लौटे, जिनमें तकरीबन 1000 के करीब मर्द और 852 औरतें भी शामिल हैं, 2500 बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 112 गाड़ियों में 230 खानदानों की अपनी वतन वापसी अमल में लाई गई और यह सिलसिला अब तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। केयर टेकर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बना दिए गए हैं जहां गैर कानूनी मुकीम जो तारकीन वतन है उन्हें रखा जाएगा और उनके अखराजात सूबे ही बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे अफगान पनाहगुज़ीनों को बरतानिया मुंतकिल करने के लिए चार्टर परवाजें चलाने का फैसला किया है, जिससे बरतानिया ने वीज़ों के वादों का ऐलान किया था। यह अमल आज से शुरू हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों ऐसे अफराद बरतानिया मुंतकिल होने के लिए पाकिस्तान में इंतजार कर रहे हैं जो बरतानवी हुकूमत के साथ या उनके लिए अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, उसमें भी ये इशू डिस्कस आया और खुसूसन वो अफगान जो कि अमेरिका जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं उस बारे में भी डिस्कशन हुई। अब 2021 में तालिबान की जानिब से काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान कुछ रेफ्यूजीज को आना पड़ा। UNHCR की जानिब से भी दस्तावेजात ना रखने वाले अफगान बाशिंदों उनको मदद की यकीन दहानी कराई गई है और मुख्तलिफ शहरों में उनके लिए सेंटर्स भी कायम किए जा चुके हैं। अब गैर मुल्कियों की बहिफाजत वापसी, दहशतगर्दी की हालिया लहर और दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयों समेत मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का क़याम निगरान हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर किसी चैलेंज से कम नहीं है। उन्हें इन्हीं सब मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुख्ती साहब ने। बुख्ती साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी बड़ी आज तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन बात शुरू करते हैं जो इस पूरे अमल पर एतराज़ात उठ रहे हैं। एक तो ये कि अब ये जो गैर मुल्कियों को निकालने की डेडलाइन थी, आपका इस पे मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ जो इल्लीगल लोग हैं, इल्लीगल रेफ्यूजीज हैं, वो भी सिर्फ अफगान नहीं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन एतराज़ ये हो रहा है कि अगर वो इल्लीगल भी हैं, लेकिन अगर वो तालिबान के डर से खौफ से यहाँ आके उन्होंने पनाह ली थी और अब हम उन्हें वापस भिजवा रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जहां उनकी जिंदगियों को खतरा है। UNHCR भी ये बात कर रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बात कर रही है। आपके ख्याल में इस एतराज़ में कितना वजन है? देखिए आदिल भाई, हमें इस चीज़ का एहसास है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हैं उनका हम सबसे आखिर में मुमकिन है कि उनकी रिपैट्रिएशन करें, लेकिन जो लोग यहाँ पर उनकी कोई जानों को वहाँ ख़तरा नहीं है और जो एक नॉर्मल से सिटीज़न है जिन्होंने कोई तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़
कोई इस तरह की कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं रहे हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं अफ़गानिस्तान के। वो यहाँ इलीगल तरीके से आए हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है और वो उनको रिपैट्रिएट करना हमारा फ़र्ज़ है, बल्कि हर उस शहरी को जिसका कोई बहुत ही जेन्युइन केस ना हो, जिस तरफ आपका इशारा है, तो उसके लिए भी लॉज मौजूद है, उसके लिए भी कोई कानून मौजूद है, उसके लिए भी उनकी कोई दरख्वास्त आएगी, उनके लिए भी कोई एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। इस तरह तो नहीं हो सकता कि हर बंदा कह दे कि हमें वहाँ ख़तरा है, फ़लानी जगह पे हम नहीं जा सकते। तो हमने अपने मुल्क को ठीक करना है और हमारे मुल्क में वही आएगा जिसके पास पासपोर्ट होगा, जिसके पास वीज़ा होगा, वो बिज़नेस करना चाहता है तो बिज़नेस वीज़ा पे आएगा, वो टूरिज़म करना चाहता है तो टूरिज़म वीज़ा पे आएगा। तो हमने ये पॉलिसी बनाई है कि ये सॉफ्ट स्टेट से एक हार्डन स्टेट बनने जाएगी इंशाल्लाह। ठीक, तो सरफराज साहब, ये जो आपने बात की कि जी एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, यानी जिन लोगों को जेन्युइनली, और ये आप अगर एक प्रोसेस होगा उससे गुजर कर अगर ये फैसला हो जाए कि वाकई इनकी जान को खतरा है, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, उन्हें आप नहीं भिजवा रहे, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी ना हो। नहीं, कि देखें, मैंने ये नहीं कहा हम नहीं भिजवा रहे, वो केस टू केस हम स्टडी करेंगे, वो केस टू केस हम देखेंगे। उसके लिए हमें फिलहाल तो हमारे पास कोई इस किस्म की दरख्वास्त नहीं आई है कि किसी की जान को खतरा है, तो ना हमारे थॉट प्रोसेस से ये चीज़ गुजरी है। और देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा मसला मेरा मुल्क है, मेरा मसला हमारा मुल्क है। हमारे लिए एक भी पाकिस्तानी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे उसका इकोनॉमिक सर्वाइवल हो, चाहे उसकी फ़िज़िकल सर्वाइवल हो, चाहे उसका सोशल फैब्रिक हो, चाहे उसकी जो ग्रोथ है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हमने उसको सोचना है और उसी को सामने रखना है और हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना है। ठीक है, तो सरफराज साहब, इसका मतलब और होना भी यही चाहिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, चाहे वो हुकूमत के लिए हो, मीडिया के लिए हो, अपोजिशन के लिए हो, जो भी हो। लेकिन इसमें सर थोड़ा सा इसको फिर मैं क्लैरिफाई करूंगा, यानी अभी तक तो कोई दरख्वास्त नहीं आई, लेकिन जो अफगान ये समझता है कि वहां जाने से उसकी जान को खतरा है, वो एक बाकायदा दरख्वास्त दे सकता है और फैसला फिर हुकूमत पाकिस्तान करेगी। देखिए, देयर इज अ मैकेनिज्म ना, वो तो अब जायज़ आ रहा है, जो भी मैकेनिज्म होगा तो उस वक्त देखेंगे जब कोई एप्लीकेशन आएगी कि हम उसको एंटरटेन करते हैं या नहीं करते। एक नया पेडोरा बॉक्स में यहाँ नहीं खोलना चाहता कि एक नई एप्लीकेशंस का सिलसिला शुरू हो जाए। हमने फ़िलहाल ये फैसला किया है जो भी इलीगल है यहाँ पर, हाँ फेज़ वाइज ज़रूर करेंगे, और कई बातें जो इस फोरम पे शायद ना कही जा सके जिस पर मैं और आप मुखातिब हैं, हमने ये फैसला किया कि हम इलीगल फॉरेनर्स चाहे वो किसी भी मुल्क से, उनको अपने मुल्क में नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अच्छा सर, डेडलाइन में तो 4-5 दिन रह गए हैं, उसके बाद होगा क्या? क्या रेड्स करेंगे आप, छापे मारेंगे? डेटा आप लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, कितनी बड़ी तादाद है? क्योंकि 1.5 तो सिर्फ अफगान रेफ्यूजीज हैं जो लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन तकरीबन 2-2.5 मिलियन जो है, और मुझे करेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर डिजिट्स आपके पास ज़्यादा ऑब्वियसली बेहतर होंगे, कि इतने इलीगल जो रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपके पास का डेटा मौजूद है, उनकी लोकेशंस वगैरह मौजूद है, और प्लान आपका क्या होगा, क्या किया जाएगा अगर डेडलाइन गुजर जाती है? देखिए शाहजेब, हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है। डेडलाइन गुजरने के बाद इस महीने में हमने जियो फेंसिंग कर ली है, जियो मैपिंग कर ली है कि कहाँ पाकिस्तान के किस देहात में, पाकिस्तान के किस शहर में कोई इलीगल फॉरेनर रह रहा है। तो हमें उसकी नो हाउ है। ज़ाहिर है 100% नहीं होगी, लोग छुप रहे होंगे, लोग भाग रहे होंगे, लेकिन स्टेट की कैपेसिटी है। हम एक सिनर्जी के साथ इस ऑपरेशन को कंक्लूड करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है बड़ा चैलेंज है, कम से कम टाइम में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। और ज़ाहिर है जब अब फॉर एग्जांपल आप यूरोप में कहीं होंगे और छुपे हुए होंगे तो छापा ही मारेगी ना आपको वहाँ की फोर्सेस या इमिग्रेशन या जो बॉर्डर कंट्रोल वाले होंगे। तो ये ऐसा ही मैकेनिज्म होगा, हम बिल्कुल छापे भी मारेंगे, हम उनको ढूंढेंगे, उनको पकड़ेंगे, उन पाकिस्तानियों को जो उनको फैसिलिटेट कर रहे होंगे, चाहे वो ज़मीनों में उनको हारी रख के फैसिलिटेट कर रहे होंगे, चाहे उनको किराए के फ्लैट्स दिए होंगे, किराए के घर दिए होंगे। जो भी इलीगल इमिग्रेंट है या इलीगल फॉरेनर है, उसकी पैटरेज करेगा, जो उसको फैसिलिटेट करेगा, उसके लिए फैसिलिटेशन का रोल प्ले करेगा, वो हमारे लिए क्रिमिनल प्रोसीजर्स उसके अगेंस्ट होंगी। और उस पाकिस्तानी को हम कहते हैं कि इनसे दूर हो जाएं, इलीगल प्रैक्टिसेस से दूर हो जाएं, ऐसी इलीगल प्रॉपर्टीज़ है, इलीगल कारोबार है जो फॉरेन नेशनल्स ने किए हुए हैं, उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म है और हमारी एजेंसीज जो है वो कैपेबल है ढूंढ निकालने में।
ये तो सरफराज साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो पाकिस्तानी उनको फैसिलिटेट करेंगे उनको तो आप, और ये शायद इतना मुश्किल काम भी नहीं है। असल जो मसला पेश आएगा, और मुझसे ज़्यादा आपको पता है, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मेरा ताल्लुक केपी से है, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए में भी आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, पासपोर्ट्स बने हुए हैं, फैमिली ट्रीज में उनको डाला गया है, और ऐसी तादाद पता नहीं हज़ारों लोगों की होगी। क्या इस पर आपने सोचा है कि उस जानिब भी क्रैकडाउन होगा, नादरा का रिकॉर्ड भी खोला जाएगा, और हज़ारों की तादाद में जाली आईडी कार्ड जो हैं वो बन चुके हैं, वो पाकिस्तानी बन चुके हैं ये लोग? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, जब मैं इलीगल कह रहा हूँ तो इलीगल की दो टर्मिनोलॉजीज हैं। वन इज कि जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ पता नहीं है वो कहाँ से घुसे हैं इस मुल्क में और कहाँ रह रहे हैं, और ज़ाहिर अब हमें तो पता है, लेकिन ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि हुकूमत को नहीं पता था, अब हमने जियो फेंसिंग किया, अब हमें पता है। दूसरे कौन से इलीगल हैं? दूसरे इलीगल वो हैं जिन्होंने हमारे डाटास की थेफ्ट की है, जिसने हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट में शामिल रहा है, और वो नादरा के अंदर घुसा है, नादरा के अंदर जाकर हमारे, चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हुआ है, चाहे वो रिश्वत दे के हुआ है, जिस भी मीन्स के साथ हुआ है, हम उसको भी इलीगल कंसिडर कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने, जिनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके अगेंस्ट, पासपोर्ट्स हैं, वो ट्रेवल करते हैं। अभी सऊदी अरेबिया में कितने पासपोर्ट्स पकड़े गए, तो दैट मीन्स कि नादरा ने उनको रिकॉर्ड दिया होगा। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि नादरा एक नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, तो जब हम ये बात कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, तो तभी एक हाजिर सर्विस जनरल साहब को लगाया गया है, ताकि जो सिक्योरिटी की डायनामिक्स हैं और जो टेक्नोलॉजी की डायनामिक्स है, दोनों को क्लब करके एक इस तरह की नादरा बनाया जाए कि जो जिसपे सिक्योरिटी ब्रीच करना आसान ना हो, और जो उसका हेड हो उसको एटलीस्ट जो सिक्योरिटी पाकिस्तान का जो वो है उसका एक्सपीरियंस भी हो, और उसके सदेबाप के लिए वो अमली इकदाम भी कर सके। तो नादरा के अंदर तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो इलीगल है, वो चाहे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हैं, चाहे पासपोर्ट लिए है, जो भी किया है, हमें डीएनए टेस्ट करने पड़े वो डीएनए टेस्ट कराएंगे, लेकिन हम उन इलीगल्स तक भी जाएंगे। तो सरफराज साहब, अभी तक आपकी अपनी असेसमेंट क्या है इंटीरियर की, कि कितने इलीगल रेफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, और कितनों की जियो फेंसिंग पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो सबकी है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि हमारी कैपेसिटी है, हमें अपने देहातों का पता है, हमें अपने शहरों का पता है। 99% जो है वो हमें पता है कि वो कहाँ है। ज़ाहिर है 1%, 2%, 3% की गुंजाइश हमेशा रखी जा सकती है। बड़ा चैलेंजिंग टास्क है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी, बिकॉज ये लोग माइग्रेट करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, एक देहात से दूसरे देहात में चले जाते हैं, बट वी नो कि उनके जो तरीक़ाकार है वो क्या है। तो विद इन नो टाइम इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल 100% हमारे रेडार पे हैं, हम कर लेंगे। इतना बड़ा चैलेंज नहीं है रियासत के लिए। लेकिन ये सरफराज साहब, अभी जियो फेंसिंग शुरू नहीं हुई, मतलब डेडलाइन के बाद ही फिर नहीं, वो शुरू हो चुकी है, पूरा महीना हमने यही काम किया है। अच्छा, जियो फेंसिंग उनकी शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक जो अहम सवाल है सरफराज बुख्ती साहब, अगर तो एक बंदे को वापस भिजवाया जा रहा है, लेकिन यहां उसकी प्रॉपर्टी है, क्या वो कॉन्फिस्केट की जाएगी, या उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो डिस्पोज ऑफ करें और अपने साथ ले जाएं जो भी उनका बनता है मामला? कन्फिस्केट ही करेंगे अगर इलीगल है, और अगर कोई उसके लीगल उसमें है तो फिर तो हमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा, हमने एक करेंसी का आज अनाउंस किया था कि 50,000 अफगान रुपीज़ जो हैं वो लेके जा सकते हैं अगर वो अफ़गानिस्तान के केस में जा रहे हैं, इसी पाकिस्तानी करेंसी में। और इसी तरह अगर वो किसी और मुल्क में जा रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी 50,000 रुपीज़ पर फैमिली उनको अलाउ होगा, दे कैन टेक दैट मनी अगर उनके पास है। अदरवाइज फिर वो बैंकिंग चैनल्स में जाएगा, वो अनाउंस करेंगे, तो उसके लिए फिर लंबा प्रोसेस है। और वॉलंटरीली रिटर्न जो है उसको इनकरेज करना ज़रूरी है कि जो 4-5 दिन रह गए, बिकॉज हमने सेंटर्स बनाए हैं, डिटेन करेंगे, वहाँ रखेंगे, वो जेल तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन डिटेंशन सेंटर तो ज़रूर होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उनको खाना देंगे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी का ख्याल करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है हम वॉलंटरीली रिटर्न जो है उसको ज़्यादा इनकरेज करें कि लोग खुद से चले जाएँ, तो वो ज़्यादा मुनासिब है। और ख़ास तौर पर हमने हदायत दी है अपने तमाम सिक्योरिटी के जितने लॉ इन्फोर्समेंट हैं उनको, कि वुमेन और बच्चे और एल्डरली जो पर्सन है, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए खसूसी किस्म के उनको बिल्कुल मैन हैंडल ना किया जाए, उनको बड़े एहतराम के साथ रखा जाए, और इनको रिपैट्रिएट करने में किसी किस्म की कोई इस तरह की शिकायत आई तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा सीनियर बॉस को। बुख्ती साहब, रज़ाकाराना तौर पर जो जा रहा है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, फैसिलिटेट करना भी चाहिए उनको,
लेकिन अगर एक फैमिली है वो जा रही है और 50,000 की लिमिट है, 50,000 अफगानी या पाकिस्तानी वो अपने साथ ले जा सकते हैं और उनके पास पैसे अगर ज़्यादा हैं, 1 लाख हैं, उनका यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, वो क्या करेंगे? इसका भी कोई मैकेनिज्म तो ऐसा होना चाहिए कि रज़ाकाराना तौर पर लोग जा रहे हैं लेकिन उनके अगर पैसे हैं, मामलात हैं, तो उसके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? वो डिक्लेयर करें, वो हमारी अथॉरिटीज़ के पास डिक्लेयर करें, बिकॉज हमारे लॉ ये कहता है कि इससे ज़्यादा पैसे आप नहीं लेके जा सकते हैं बाहर। तो वो हमें डिक्लेयर करें और उसके बाद जब डिक्लेयर करेंगे तो वो हमारे टैक्स नेट पे आएंगे, तो फिर उनके लिए मुश्किलात आसान। यानी वो अगर डिक्लेयर करते हैं तो उस पर जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स दे के फिर अपने साथ ले जा सकते हैं। जी हाँ, ठीक। सरफराज बुख्ती साहब, छोटी सी ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। वजीर दाखिला जनाब मीर सरफराज बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। बुख्ती साहब, ये जो एक तो गैर कानूनी तारकीन वतन है जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तालिबान के टेक ओवर के बाद यहाँ पे आए, वीजे लेकर आए बाकायदा, उनके वीजे जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। क्या उनके वीजे, और अगर जेन्युइन केसेस वगैरह भी हैं, उनके वीजे क्या एक्सटेंड करने का पॉलिसी वही रहेगी या इस वक्त कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही? नहीं, वीज़ा एक्सटेंशंस तो हम कर रहे हैं जी। हम वो केस टू केस, जिस तरह सारे ममालिक में होता है, एक नॉर्मल कंट्री की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं कि जिसमें जो वीज़ा एक्सटेंशंस होंगी, जो जेन्युइन होंगी, हम बिल्कुल वीज़ा एक्सटेंशन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम तो इनकरेज कर रहे हैं कि लोग पासपोर्ट के साथ आएँ, लोग वीज़ा के साथ आएँ, जेन्युइन रीज़न हमारी अथॉरिटीज़ को बताएं कि क्यों वो ओवर स्टे करना चाहते हैं, क्यों वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, वो टूरिज़म के लिए आना चाहते हैं, वो फैमिली से मिलना चाहते हैं, क्या रीज़न है जिस पर वो रहना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, इसमें बुख्ती साहब एक देखिए, हमारी रियासत की कुछ पॉलिसीज रही हैं जो कि जिन्हें आज ब्लंडर्स कहा जाता है। 70s 80s से जो जिस तरह से सो कॉल्ड अफगान जहाद था और पूरा सारा, और उससे पाकिस्तान बड़ा सफ़र भी हुआ। ऐसे लोग जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया और आज अगर उनको भिजवाया जाए, उनमें कुछ फैमिलीज ऐसी भी होंगी जो 3-4 दहाइयों से यहाँ पर हैं लेकिन पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ना बनवाए बल्कि वीज़ों पे और उस पर ही चलते आ रहे हैं। उनके बारे में कोई नरम रवैया रखा जाएगा या एक ही पॉलिसी होगी सबके लिए? देखें, इलीगल के लिए तो एक ही पॉलिसी है। जो लीगल है, जो हमारे उसमें आया हुआ है, उसने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, चाहे वो रिफ्यूजी कार्ड है, चाहे वो अफगान कार्ड है, चाहे वो उसके पास जो भी स्टेटस है, जो लीगल है वो हमारे सर आंखों पर है। हम तो देखिए दुनिया को कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम बिजनेस फ्रेंडली वीज़ा बनाया, पॉलिसी बनाई है हमने। तो हम चाहते हैं कि लीगल मीन्स के साथ कोई आना चाहता है, कोई रहना चाहता है, उसके लिए तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जो इलीगल है उसके लिए कोई एक दरवाज़ा क्या, कोई एक खिड़की भी नहीं खुला रखने देनी। अच्छा, एक सरफराज साहब, एतराज़ बड़ा ये भी है कि चूंकि बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट है, पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक अफगान जो हमारे भाई हैं, रेफ्यूजीज हैं, उन्हें आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, अपने पास रखा और 30-40 लाख उनकी तादाद रही है। एक ही दम ये पॉलिसी शिफ्ट आना, तो एतराज़ ये कि जी ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को आके ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी और केयरटेकर गवर्नमेंट को जो है वो तो सिर्फ इलेक्शंस के लिए आए हैं, इलेक्शंस साफ शफाफ करवाएं और ऐसी जो चीज़ें हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए छोड़नी चाहिए थी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे ये बताएं कि क्या मैं आइन के तहत जहाँ जहाँ पे बैठा हूँ, कल यहाँ पर कोई इलीगल काम हो रहा होगा तो मैं उसको होने दूँ, इंतज़ार करूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो इलीगल काम रोकेगी? ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, एक इलीगल हमारे मुल्क में रह रहे हैं, हम उनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं। इसमें कौन सा ऐसा हमने गुनाह कर दिया कि कौन सा पॉलिसी शिफ्ट? क्या पॉलिसी है? पॉलिसी इतनी है, ठीक है, पॉलिसी शिफ्ट है कि हमारे मुल्क में ये जो अफगानिस्तान के साथ स्पेशली, क्योंकि ये अफगान स्पेसिफिक नहीं है लेकिन डिस्कशन ज़्यादा तादाद वहाँ की है तो हमेशा अफगानिस्तान के साथ ही होती है। मुझे बताएं, ये रशिया में क्यों इस तरह उनको बॉर्डर खुली छूट नहीं दी हुई? ईरानियंस ने क्यों नहीं दी हुई? बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उन्होंने क्यों नहीं दी हुई? ये सिर्फ पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिन्होंने रिपैट्रिएट होना है दूसरे ममालिक में, कनाडा में, यूके में, वो तो इतने सेंसिटिव हैं कि 200 से 300 लोग उन्होंने लेके जाने, 2 साल उन्होंने लगा दिए अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सेट करने में। वो ट्रांजिट फेज में यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। तो क्यों मैं क्यों ना सेंसिटिव हूँ? क्या मेरा मुल्क फॉर ग्रांटेड है कि जो मर्जी आ जाए, जिधर मर्जी चला जाए, कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो ना हो, वीज़ा हो ना हो,
कोई बिजनेस करना चाहे बिजनेस कर ले, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे प्रॉपर्टी खरीद ले। तो ये मुनासिब बात नहीं है ये कहना कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट, यकीनन इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इसको कंटिन्यू रखेगी और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो इलीगल प्रैक्टिसेस को कहेगी कि नहीं मैंने इसको कंटिन्यू नहीं रखना, ये इलीगल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रहे और लीगल प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं करना है। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन भुगती साहब, फॉर ग्रांटेड अगर किसी ने हमें लिया है तो मौका भी हमने खुद ही फराम किया ना पिछले 30-40 सालों में। अब अगर शाहजेब साहब हम मौका नहीं दे रहे हैं तो इसमें कौन सा गुनाह है? मौका हमने दिया है। हाँ। वो जो गुनाह हो गया तो हो गया ना, उस गुनाह की सजा ये है कि 24 में से उस गुनाह की सजा ये है कि 24 में से 14 धमाके जो है हम पर अफगान शहरियों ने किए, खुद को शामिल 1 साल में, पिछले 8 महीने में। तो हम उस गुनाह की सजा भुगत रहे ना, जो हमसे गलती हुई हम उसकी सजा भुगत ली हमने। अब हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो दुनिया को वेलकम करना चाहिए। ठीक। अच्छा, इसमें हमने देखा सरफराज साहब के इस पॉलिसी के ऐलान के बाद से वैसे भी थोड़े से टीटीपी और दहशतगर्द कार्रवाइयों की बात जो है, अफगान तालिबान और हमारे ताल्लुकात जो थे वो ठीक ठाक उसमें खलीज पैदा हुई। अब इस पॉलिसी के बाद से वो अभी भी खुश नहीं है, तो अब क्या मामला है? वो ऑफिशियली आपसे क्या बात हो रही है? आर दे ओके विद इट कि ये रेफ्यूजीज जो हैं स्पेशली इलीगल ये वापस जा रहे हैं? देखें आदिल साहब, टू करेक्ट द हिस्ट्री, अफगान हमसे खुश कब हुआ है? हमने इतनी कुर्बानी दी, हमसे खुश कब हुआ? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की मुखालफत की गई अफगानिस्तान से, उसके बाद हमें जब हमें रिकग्नाइज करना था उसकी मुखालफत हुई अफ़गानिस्तान से। फिर पश्तून ज़िल्मे के नाम से जो पहली हमारे ख़िलाफ़ जो इंसर्जेंसी हुई, जो प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई, वो 1970s में अफ़गान की तरफ से लड़ी गई। हमारे पहले इंसर्जेंट को पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान ने पनाह दी। तो हमने तो बहुत सेक्रीफाइस किया और हमें उम्मीद है हमारा हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क है, वो ये रियलाइज़ करेंगे, यकीनन वो ये रियलाइज़ करेंगे कि इस मुल्क ने उनकी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमने उनको रखा है, भाइयों की तरह रखा है, हमने उनको अपने सोशल फैब्रिक को डैमेज करने दिया है, हमने इकॉनमी को ब्लीड कर लिया है, हमने अपनी लॉ एंड ऑर्डर को ब्लीड कर लिया है। आप क्राइम रेट देख लें कि इनकी वजह से, अफगान सिटीजन्स की वजह से कहाँ पहुंचा है। तो अब देयर इज़ अ लिमिट, अब हम वो लिमिट से पहुंच गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को, अपने घर को ठीक करें। हमें घर ठीक करने के लिए किसी और के खुश ना खुश होने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? ठीक है, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम अपना घर ठीक कर रहे हैं, उनके मुल्क पे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान इज अ सेपरेट कंट्री, पाकिस्तान इज अ सेपरेट कंट्री। अब वो बॉर्डर से उस तरफ वो जो मर्जी करें, उनका काम है, वो जो मर्जी करें। हम अपने बॉर्डर में हम अपनी मर्जी से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने आइन के साथ अपनी मर्जी से चलेंगे, जो हमारा लॉ कहता है उसके मुताबिक चलेंगे। हम सिर्फ अपने सिटीजन्स को लॉ अबाइडिंग कर रहे हैं, हम सिटीजन्स को अगर डिसिप्लिन कर रहे हैं, हम अपने अगर बाउंड्रीज को, अपने बॉर्डर्स को डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो इस पे किसी को क्या इतराज हो सकता है भला? ठीक। अच्छा सरफराज साहब, चले बॉर्डर भी डिसिप्लिन हो गया, यहाँ से इलीगल रेफ्यूजीज सारे चले गए, लेकिन उसके बावजूद अगर टीटीपी अफगान सरजमीन यूज इस्तेमाल करती रही, और ये देखें 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है, कहाँ से हमने बाढ़ भी लगा दी है, उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है वहाँ पे, किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर अफगान तालिबान अगर ये कहते हैं हमारा उन पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसके बावजूद भी ये मामला इसी तरह चलता रहा, शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ होती रही, फिर पाकिस्तान का लाए अमल क्या होगा? देखिए, ये तो बात मैं और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो किसके इन्फ्लुएंस में है और किसके नहीं है। किसी आम आदमी को शायद ना पता हो, हम कबायली लोग हैं, उन इलाकों के रहने वाले हैं, उन इलाकों में दोस्तियां हैं, तो हमें अच्छी तरह पता है कि किसका किस पे कितना इन्फ्लुएंस है। तो ये एक आर्गूमेंट जो है, ये तो बहुत ही मतलब कि एक ऐसी बात है कि जो ना कहने वाली बात है। अब रही जहाँ तक बात, हम अपना घर ठीक कर लेंगे और उसके बाद अगर टीटीपी एक प्रॉक्सी है, हमारे खिलाफ लड़ती है, कोई और हमारे खिलाफ लड़ता है, तो हमारी कैपेसिटी है, वी विल फाइट इट आउट, हमें वो मसला नहीं है। अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, उन्होंने दुनिया के साथ वादा किया है और दुनिया के साथ वादा ये किया है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो हम आज ये उनसे उम्मीद रखेंगे कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हम अपना घर तो ठीक करेंगे ना, इस बात पे तो नहीं होंगे कि अगर टीटीपी हम पर हमले रोक देगी तो हम फलानी चीज़ रोक देंगे। ठीक है, टीटीपी को लड़ने का शौक है, वो अपनी लड़ाई का शौक पूरा करे और हम अपनी स्टेट बचाने और अपना आइन बचाने का शौक पूरा करेंगे। तो इसका मतलब भुगती साहब कि टीटीपी से जो एक दो फेजेस में मुज़ाकरात हुए अफगान तालिबान की, उसमें ही पैट्रनेज में ही हुए, वो दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुका है वो मामला। कम से कम ये 3 महीने जब हम हैं, 3 महीने हैं या 2 महीने या 4 महीने, जो लिमिटेड टाइम है, किसी टेररिस्ट से किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं होगा। उसके बाद आने वाले करते रहे या उससे पहले वालों ने कर लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम बैठे हैं, किसी टेररिस्ट से जिन्होंने हमारे मासूम बच्चे मारे,
जिन्होंने हमारी ख़वातीन शहीद किए, जिन्होंने हमारे मस्जिदों को उड़ाया है, जिन्होंने हमारे बाज़ारों को उड़ाया है, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया है, जिन्होंने बशीर बलोर को शहीद किया है, क्या उन लोगों के साथ हम बैठ के मुज़ाकरात कर लें? जिन्होंने मीर सिराज रईसानी को शहीद किया है, क्या उसका अख्तियार रियासत के पास है? उसका अख्तियार उनके पास है जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। और हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं, जो आज भी शहीद हो रहे हैं, जितने मेरे कर्नल मारे गए हैं, जितने जनरल मारे गए हैं, मेजर मारे गए हैं, कप्तान मारे गए हैं, नौजवान मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए, ये 90,000 लोग जिन्होंने लोगों ने मार दिए, मैं जाके उनके साथ दांत निकाल के मुज़ाकरात करना शुरू कर दूं? कम से कम जब तक मैं बैठा हूं किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होगा। उसके बाद वाले करते रहे, बेशक करें। सरफराज बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। वजीर दाखिला जनाब मीर सरफराज बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद। ये कमेंडेबल है बुख्ती साहब आपका जो मौकिफ है, लेकिन उस वक्त भी जब ये सारी बातें चल रही थी कि जिन लोगों के प्यारे मारे गए हैं उन्होंने पहले माफी देनी है, उनको उनसे पहले पूछा जाए, लेकिन काबुल जाया गया, वहां पे चाय पी गई, फिर उनसे मुज़ाकरात भी हुए, फिर सब कुछ हुआ और वो फिर फ्लॉप हो गए। तो ऐसे तो नहीं है कि आप ये बातें कर रहे हैं और नीचे नीचे से कोई मुज़ाकरात ही शुरू ना कर दे? फिर देखिए, बात इतनी है, मैं माजी पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा लिमिटेड टाइम पे मैं हूँ, मैं कम से कम किसी इस तरह के मुज़ाकरात के फेवर में ना हूँ ना करना। अच्छा बुख्ती साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरे पास मुख्तसर टाइम रह गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड निगरान हुकूमत इंश्योर करवा सकती है। पीपल्स पार्टी मांग रही है, तहरीक इंसाफ मांग रही है, और पीपल्स पार्टी ने तो आज ये कह दिया कि तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन के नताइज भी कबूल नहीं होंगे। अब लेवल प्लेइंग इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने, लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल जो है वो आपकी गवर्नमेंट से बनता है। दो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, उनको शदीद गिले हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ नून लीग को दिया हुआ है, उन्हें फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है। देखिए, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे और एक और हमारे वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब को टास्क किया है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी कोई शिकायत हमसे है वो ज़रूर सुनेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करेंगे। ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी ये ख्वाहिश है कि फ्री, फेयर एंड इम्पार्शल इलेक्शंस हों और किसी को बग़ैर किसी फेवर के हमने इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं और इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है, वो हम करेंगे। ठीक है सर, सदर मुमलिकत ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा कि जी उन्हें जनवरी के आखिरी हफ्ते में उन्हें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, उन्हें उम्मीद ज़रूर है। इलेक्शन कमीशन ने आज उनको जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा हुआ है, आइन और कानून के तहत हम इसी हफ्ते में इलेक्शन वो करवाएंगे। लेकिन साथ में सदर मुमलिकत ये कहते हैं अगर मैं बाहर होता और ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। यानी वो ये रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग आगे पीछे जा रहे हैं, ये पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है और ये बंद होनी चाहिए। उन्हें भी तो जवाब देना चाहिए। आप हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने ना किसी को गिरफ्तार किया है, हमने ना किसी को जेल में डाला है, और जो कानून कहता है रोज़मर्रा के जो मरासिल हैं वो गुजर रहे हैं, मराहल से गुजर रहा है, लॉ इदारे अपना काम कर रहे हैं। उस बीच में अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो लॉ एक्शन में आती है, एक FIR होती है, फिर कोर्ट्स में जाती है, कोर्ट्स ने फैसला करना है। तो हमारे लिए क्या कोई जेल में हो या ना हो, उससे क्या। बुख्ती साहब, डॉलर 350 से तकरीबन 276-77 पर ओपन मार्केट में वो आया, बहुत बड़ा ये फर्क है और इसका क्रेडिट आपकी गवर्नमेंट को देना चाहिए और खुसूसन आपकी मिनिस्ट्री ने उसमें जो किरदार अदा किया। एक तो ये बताइएगा ये हो रहा क्या था? क्या ये अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी? क्या ये होर्डिंग हो रही थी? क्या इकदामात लिए गए कि डॉलर जो है वो तकरीबन 70-80 रुपए का उसमें फर्क आया, लेकिन अब उसको थोड़ा सा स्टॉप लग गया है, और उसकी क्या वजह है? देखिए आदिल भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। बात इतनी है कि इस मुल्क में ना, मैंने आपसे कहा ना कि हम एक सॉफ्ट स्टेट थे, ब्लू एरिया में बैठ के लोग डॉलर की स्मगलिंग कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में बैठ के डॉलर की स्मगलिंग होगी, हर शाम को डॉलर्स लिए जाएंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई बैंकिंग का सिस्टम नहीं है, हवाला हुंडी है, आपको जितने मर्जी डॉलर चाहिए आप जेब में डाल के निकल जाएं, जिधर भेजने हैं हवाला हुंडी से भेज दें। तो चीज़ों को सिर्फ हमने इतना किया, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमारा लॉ कहता है उस लॉ के मुताबिक चीज़ों को टाइट किया है हमने। अपने अंदर जो लोग थे, जो ब्लैक शीप्स थे, उनको टाइट किया, उनको बोला है कि जो कानून का इम्प्लीमेंट कराएं, स्मगलिंग रोक दें। स्मगलिंग हमारे मुल्क की इकॉनमी को ब्लीड कर रहा है, चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग है, चाहे वो वीट की स्मगलिंग है, चाहे वो ऑयल की स्मगलिंग है। और ये सारी स्मगलिंग जो हो रही थी ये तो सरेआम हो रही थी, ऐसा तो नहीं है कि ये
तो अब उसको रोकने की कोशिश की। अब आप मुझे कहेंगे कि आप तो इंटरम में थे, आपने ये काम क्यों किए? तो इलीगल काम था, हमने रोक लिए। लेकिन सरफराज साहब, अभी क्या वो जो एफर्ट हो रहे थे, एक उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो बड़ी बड़ी मछलियां थी, कोई दुबई चला गया, आगे पीछे चला गया, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो ये जो एफर्ट्स आप लोगों ने किए, ये ऑन गोइंग रहेंगे, ये यही पॉलिसी रहेगी, या ऐसा तो नहीं कि 2-3 महीने बाद ये मामला ठप हो जाएगा और फिर डॉलर शूट अप कर जाएगा? जैसे कि 2-3 महीने बाद जो लोग होंगे आप उनसे सवाल कीजिएगा। जब तक हम कंसिस्टेंट हैं, सिनर्जी के साथ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है, हमने किसी किस्म की डॉलर की स्मगलिंग हो, कोई स्मगलिंग हो, हमने उसको डिस्करेज करना है, उसको रोकना है। ज़ाहिर है 100% ये नहीं रोक सकता है, लेकिन अपनी एफर्ट करेंगे कि इसको मैक्सिमम रोकने की कोशिश करें, ताकि ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिन चीज़ों की वजह से ब्लीड कर रही थी, उसमें जितना हम रोक सकें, अपना किरदार अदा कर सकें और आने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकें, तो वो तो एटलीस्ट कर जाए। तो सरफराज साहब, 2-3 महीने बाद ये सवाल किसी और से करें, मतलब आपका इरादा नहीं है हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने का, 6 महीने 1 साल? नहीं, हमारी कोई विश लिस्ट नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सून इलेक्शंस जो हैं वो मुझे लगता है कि अनाउंस हो जाएंगे। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शंस होने हैं इस मुल्क। वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुनी वज़ीर दाखिला साहब की बातें, चुपते हुए सवालात उनके सामने रखे, उनके जवाबात आपके सामने हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।